viewers to another interesting episode of the Big Leap from Mere Asset. We still come to you in lockdown situation. All of us are working from our home, trying to be productive and keeping ourselves active. We have an interesting session today. So let me introduce you to Mr. Bihar Parekh. Mr. Parekh runs a firm called REITs Financial in Ahmedabad. He has been a financial services professional for the last 20 years now. He started his career in home finance in 2000. Then he started working for a financial distribution organization, and finally he was also working with a private bank. When finally the entrepreneur bug came up to him, and then he started his firm in 2008 along with his wife Asha Parekh, which was called REITs Financial. So it's been a 12-year journey. Why we would relate to this story is because 2008 is when he started his firm, is also when we started our operations in India. So it's literally been a journey together. Today he caters to almost 1200 plus clients, and one of the special things about Bihar sir is that not only he's been a sound financial professional, but I know that the number of peer-to-peer knowledge which he has been sharing across platforms and in his individual capacity when other advisors and financial intermediaries talk to him about his views about the business and how to grow. So thank you, Bihar sir, for joining us. We come in special situations. So now I would really like you to start with, how did you start your journey? We knew about the timelines, but what made you come into this line of profession? So if you could share with us. पहले मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगा कि मिरे एसेट म्यूचुअल फंड और उनकी टीम ने मुझे मेरी लाइफ फाइनेंशियल जर्नी है उनको शोकेस करने के लिए मुझे मौका दिया कि कैसे और आईएफए को ये शेयर कर सकूं और इन्वेस्टर्स को मैं पूरी जर्नी मेरी शेयर कर सकूं. तो थैंक्स फॉर द सेम कि भाई मिरे एसेट को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. 99 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ. तो ग्रेजुएशन होने के बाद सीधा मैंने होम फाइनेंस कंपनी में मुझे जॉब मिला. तो वहाँ मेरे को फाइनेंस लाइन में ही पहले से इंटरेस्ट था ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड. तो फाइनेंस लाइन में होम फाइनेंस कंपनी में मैंने हाउसिंग लोन के हिसाब से पूरा एक्सपीरियंस लिया. बट ड्यूरिंग माय करियर मेरे को काफ़ी नॉलेज था म्यूचुअल फंड के बारे में और काफ़ी कुछ मैंने स्टडी किया था. और वो दिनों में स्टडी के टाइम में मेरे पिताजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया करते थे. हद तक नज़दीकी से मैंने म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, फंड मैनेजर कैसे काम करते हैं, तो वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है उस टाइम पर्सनल एक्सपीरियंस करके म्यूचुअल फंड में मैंने काफ़ी कुछ स्टडी लिया. तो कहीं ना कहीं मूड बना था कि म्यूचुअल फंड में ही कैरियर होना चाहिए. बिकॉज आई रीड रिच डैड पुअर डैड एट दोज डेज. ही वर्क्स फॉर यू रादर देन इफ यू वर्क फॉर मनी. तो वो प्रिंसिपल मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं छप गया था. तो कहा कि पैसे को प्रॉपर जगह पे काम लगाओ तो आप डबल स्पीड से कैरियर का ग्रोथ भी ले सको. और फील्ड अपना तो मनी का ही है, तो क्लाइंट अगर इन्वेस्टमेंट करता है अपने डबल स्पीड से आगे बढ़ सके. बाकी नॉर्मली आप देखने जाओ तो जॉब करते हो तो 8 घंटे का जॉब में जो सैलरी मिलता है वही मिलेगा. बट यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आपका 24 आवर्स आपके लिए वर्किंग करता है. लवली. तो प्रिंसिपल एक मेरे दिमाग में छपा था, तो उसको ही मेरे को आगे लेके जाना था और वही फील्ड में मेरे को आगे आना था. सो दैट माय होल लाइफ एंड एज वेल एज माय क्लाइंट्स जर्नी एकदम स्मूथ पास हो. तो जैसे ही म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट था तो ऐसे ही चेन्नई डिस्ट्रीब्यूशन फर्म थी, वहाँ पे मेरे को जॉब करने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिला. तो लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है और बेसिकली मेरा पसंदीदा सेक्टर में ही मेरे को जॉब मिला. तो आई हैव सर्व्ड इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज दैट इज चेन्नई डिस्ट्रीब्यूशन फर्म वेयर आई लर्न लगभग डीमैट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, जनरल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड. उसमें मैंने पूरा नॉलेज लिया. वहाँ करीबन 3 साल मैंने काम किया और ये 3 साल में मैंने काफी कुछ चीज सीखा कि रिटेल क्लाइंट को हैंडल कैसे कर सकते हैं, रिटेल क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन क्या है, कहाँ उसके एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना है, कहाँ ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करना है, कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है. तो वहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं, रिटेल सेगमेंट में काम करना बहुत मजा आता है और रिटेल का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहता है. तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, जैसे प्राइवेट बैंक में मेरे को जॉब मुझे मिली तो वहाँ पे मैंने सर्व किया. तो प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से तो आगे बढ़ने का मूड होता ही है. तो बैंक चुनने का मेन एक मकसद वही था कि यहाँ से रिटेल से आगे क्या है देखते हैं. तो फर्म में मैंने काम किया तो मेरे को वहाँ HNI
कैटर को भी सर्विस करने का मौका मिला एज वेल एज रिटेल। तो जो ये मैं यहाँ काम कर रहा था इंटीग्रेटेड में, सेम काम मैं वहाँ कर रहा था, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि वहाँ मेरा कैटेगरी जो था वो थोड़ा एक्सपांड होके HNI की तरफ भी डाइवर्ट हुआ। राइट। फिर मैंने डिसीजन लिया और फ्रेंड सर्कल में काफी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे कि जो कि सक्सेसफुली इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी का फर्म चला रहे थे। अच्छा। इससे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई जॉब तो है वो ठीक है, बट जॉब से बेटर खुद का बिजनेस है, क्योंकि खुद के बिजनेस में अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको कोई पीछे लेके जा नहीं सकता और यू आर द ओन बॉस। एंड इसमें तो स्काई इज द लिमिट है, में तो स्काई इज लिमिट है, मतलब जितना आप काम करोगे उतना धंधा बड़ा होता जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया करीबन मार्च या अप्रैल 2008 के आसपास कि अभी खुद का जॉब करने का टाइम आ गया है। तो और प्रॉपर एक्सपीरियंस भी बना है, प्रॉपर क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट भी बना है। तो फिर मैंने ये टफ डिसीजन लिया उस टाइम कि भाई जॉब नहीं, अभी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी खुद की करते हैं, सो दैट लाइफ में काफी कुछ आगे प्रॉस्पेक्ट्स मिले और क्लाइंट की वेल्थ क्रिएट हो। करेक्ट। सो 2000 से 2008 पूरा फाउंडेशन बन रहा था और 2008 में फिर काम चालू हुआ। तो आई नो आपने पहले भी बताया था जैसे आपने और आशा मैम ने मिलके काम शुरू किया, फिर आपके माइलस्टोन्स बढ़ते गए। तो 12 साल में आपके ऐसे क्या ऐसे थे जैसे आपने शुरू किया, आपने क्लाइंट्स एक्वायर किए, फिर और क्लाइंट्स आए। कैन यू टॉक अबाउट दैट? अभी तक आपने बताया कि कैसे शुरू हुआ, सो हाउ हैज बीन द लास्ट 12 इयर्स बीन? 12 साल आपने कैसे निकाले? 12 साल जो मेरे गए वो बहुत ही अच्छे गए, बिकॉज कि जो मैंने पिछले स्टार्टिंग ईयर्स में मैंने जो बेस बनाया था, वो बेस से जो इंटीमेसी हुई क्लाइंट से, तो क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल भी बढ़ा। एक्चुअली अभी भी मैंने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, हमेशा पहले से कहीं ना कहीं दिमाग से मैं गोल ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट बेचने का ट्राई कर रहा था। जो है वो तो लेटेस्ट वर्ड्स है, तो वो तो करीबन 2008-9-10 से मैंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। बट शुरुआती दौर में कुछ फाइनेंशियल गोल या ऐसा कुछ था नहीं, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो बैकएंड से तो मालूम पड़ता था, भले ही हम सीखे उस टाइम। बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट क्लाइंट को सेट होती थी तभी वो हम सेट करते थे, सो दैट जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आने चाहिए थे वो मिलते रहे। क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं काफी क्लाइंट मेरे वो जमाने के भी आज में है कि ट्रस्ट लेवल इतना बना है और वो मेरे को पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज कि मैं उनको उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरा जो मोस्ट ऑफ द बेस है वो पिछले कैरियर का ही है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो वही मैं कहीं और रेफरेंस से, मेरा रेफरेंस गिव्स रेफरेंस, तो वो हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता गया और आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। विहांग सर, आपने जैसे बताया कि आप बिजनेस शुरू करने से पहले 12 साल बिजनेस शुरू किया, उससे 4-5 साल पहले से आप ये पूरा बिजनेस देख रहे थे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का आपने देखा। तो इस दौरान बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हुए, उसके बाद भी बिजनेस बढ़ा। तो कैसा आपने कैसे देखा कि ये रेगुलेटरी चेंजेस है, उसके बाद हाउ डिड यू लुक अबाउट दैट बिजनेस? क्योंकि मुझे याद है कि आपने जैसे शुरू किया उसके बाद से ही काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे, yet you have grown. So how did you look at the future from that point of view? माइक सर, जैसे आपके सवाल में ही आपने जवाब दिया है, तो वो जवाब में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपके सवाल में आपने ये जवाब दिया कि इतना रेगुलेशन चेंज होने के बाद फिर भी बिजनेस बढ़ा है, फिर भी आपको ये रेगुलेशन कैसे लगा? तो जैसे आप बोला कि रेगुलेशन चेंज हुआ, तो मेरे अर्ली कैरियर में पान नंबर का एक रेगुलेशन आया था कि पान नंबर इज कंपल्सरी इनटू म्यूचुअल। तो पहले एक दिन पहले एक हफ्ता ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा था कि आगे क्या होगा, बट जैसे टाइम जाता गया ऐसे ऐसे क्लाइंट ने ही सामने से पान नंबर देना शुरू कर दिया। तो फिर लगा कि ये हर्डल्स आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। फिर अपने KYC का आया, फिर सर मोस्ट सबसे बड़ा रेगुलेशन आपका एंट्री लोड चला गया। तो एंट्री लोड के बाद 6 महीना इनविजिबिलिटी थी, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी, बट जैसे एंट्री लोड भी चला गया, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो है कि वो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करेगा ही करेगा, उसकी वो रिक्वायरमेंट तो बंद होने वाली है नहीं। तो कंज्यूमर डिमांड है कि उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो चाहे कितने भी आपके रेगुलेशन आ जाए, कंज्यूमर की अगर डिमांड बंद होने वाली नहीं है, तो मेरे सर की ये रेगुलेशन अपने को डिस्टर्ब करेगा। और दूसरा रेगुलेशन को सर मैं पॉजिटिवली वो हिसाब से ले रहा हूँ कि जितना रेगुलेशन टाइट हो रहा है उतना सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर वे से प्रॉपर कैडर में ही चलेगी, आगे भी चलेगी सकती है, बिकॉज रेगुलेशन अपनी जगह पे है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपनी जगह पे है। और अभी रिसेंट BCG के रिपोर्ट में बोला कि 25,000 करोड़ वाला इंडस्ट्री 5 से 7 साल में करीबन 1 लाख करोड़ इंडस्ट्री जा सकता है।
तो अगर पाइपलाइन, अगर आपका रेगुलेशन इन फोर्स है तभी इंडस्ट्री एक्सपांड हो सकता है और क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस हो सकता है कि रेगुलेशन है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स फंड ब्लाइंडली। सो वो हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है सर कि, और अभी तक जितने भी हर्डल्स आए पहले 15-20 दिन सोचने में जाते कि आगे क्या होगा, बट जैसे जैसे टाइम आता है ऑटोमेटिकली सर रास्ता हो जाता है। बेस्ट थिंग इज दैट कि कंज्यूमर का डिमांड है कि भी उनको इन्वेस्टमेंट करना है, एक्चुअली रोक नहीं पाता है सर। तो आई एम वेरी मच ओपन माइंडेड फॉर एनी रेगुलेशन दैट विल कम। आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उससे एडॉप्ट करने में परहेज नहीं हूँगा और जल्द से जल्द एडॉप्ट करने का ट्राई करूंगा। तो मेरे को वो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है आगे आने वाले कैरियर में। So Bihak sir, when you look at your from the past 15 years, when you look at REITs Financial, can you just touch upon कि ये reasons थे wealth creation के जिसके वजह से clients came to you? What were your best practices? जो client को अच्छे लगे, they gave you feedback and you built upon it. So can you talk about that? तो शुरुआती दौर में मार्केट अच्छा चल रहा था तो काफी इक्विटी में उतार चढ़ाव आए, बट काफी हद तक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, फ्लेक्सी का फंड मैंने स्टार्टिंग में प्रमोट किया। तो दूसरा एक मेरा एक्शन था या मानना भी स्ट्रॉन्ग मानना था, और एक्शन में भी मैं हमेशा सबको बोलता भी हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। तो उसको बार बार उसको दोहराना है सो दैट आपका जो मार्केट से जो एवरेज बनेगा, बार बार दोहराने से जो एवरेज बनेगा वो कहीं ना कहीं मार्केट के साथ लिंक होता जाएगा, और विद इन द टाइम फ्रेम आपका वो जो एवरेज ऑफ मार्केट से लिंक होता है, जैसे ही होता है आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो वो मेरे को करीबन 4-5 साल के कैरियर में सब क्लाइंट से आउटपुट के हिसाब से आता गया, और एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर लगा कि एवरेज इज द मेन थिंग इनटू एनी सेक्टर, इफ यू इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी और इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड। एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर एवरेज नहीं करते हैं तो आपका जो वेटिंग पीरियड वो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर एवरेज करते हैं तो आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाता है और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट थोड़े जल्दी मिलते हैं। तो वो मेरे का एक मानना है कि एवरेज करना है, और वो किया है तभी जाके मेरे से क्लाइंट के एक्सपीरियंस अच्छे आए हैं और दूसरे क्लाइंट के रेफरेंस मेरे को मिले हैं। So rupee cost averaging ने आपके लिए काम किया। करेक्ट, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग वेरी वैलिड पॉइंट। व्हेन यू हैव अ रिटेल क्लाइंट बेस होता है तो वहाँ पे ये एवरेजिंग जरूर काम आता है। तो सर बिहार सर, बहुत सारे जो हमारे दर्शक है जो देखते हैं आर एक्चुअली फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो इंटरमीडिएरी भाई बंधु हैं जो एडवाइजर्स हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त? मैं जानता हूँ आप बहुत लोगों को बताते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर भी करते हैं, बट व्हाट विल योर एडवाइस टू देम स्पेशली इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन? क्या सीखने को है, क्या आगे का बिजनेस कैसा लगता है आपको? कुछ उसके ऊपर आप बताएंगे तो सब सुनना जरूर चाहेंगे। मेरी पर्सनालिटी पहले से डायनेमिक है, जो ऑड्स है उसको पोस्टमार्टम करने का पहले मेरे को मन होता है। कोई भी चीज अगर नई है तो मैं उसको डाउट के फॉर्मेट में नहीं जोता हूँ, अपॉर्चुनिटी के फॉर्मेट में पहले से ही जोता हूँ। लवली। मेरा ऐसा मानना कि कोई भी चीज आप देखो तो आप बायस वे से मत देखो, बी एन ओपन माइंडेड। वो अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है वो बाद में पता चलेगा, बट आप कोई भी कुछ भी नई चीज है तो उसमें आप पहले जांचे परखे, फिर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें आगे बढ़े। तो वो अगर आपका एटीट्यूड अगर डेवलप हो गया तो आप, मेरे को नहीं लग रहा कि आपको लाइफ में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, और वही एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो मेरे स्टार्टिंग कैरियर में भी मैंने ऐसी ही कुछ छोटी चीज देखी थी, वो फ्रूटफुल हुई बिकॉज ऑफ ओपन माइंडेड एंड पोस्टमार्टम। जब फंड मैनेजर से मैंने बात किया, जितनी बार कन्वर्सेशन हुआ, फंड के कंसिस्टेंसी देखी, तो मेरे को वही जो ओपन माइंड की जो मेरी मेंटालिटी थी, एटीट्यूड था, वही मेरे को हेल्पफुल हुआ। और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मेरे लगभग ऑलमोस्ट ऑल क्लाइंट के पास अच्छे फंड है विथ कंसिस्टेंसी। तो पोर्टफोलियो में काफी कुछ वेटेज अच्छे फंडों का बहुत हो जाता है, तो क्लाइंट डेफिनेटली सेटिस्फैक्टरी हो ही सकता है। फिर आप एलोकेशन के तौर पे कुछ सेक्टरल फंड या कुछ भी देते हैं, उसका उतर चढ़ाव बिकॉज कि आपका कोर पोर्टफोलियो कंसिस्टेंसी वाला है, तो पोर्टफोलियो में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, और कोर पोर्टफोलियो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो क्लाइंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस ये हिसाब से अच्छा बनता है। तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर या आईएफए फर्टेनिटी को यही बोलना चाहूंगा कि कुछ भी आप नई चीज देखो उसको डाउट मत करो, खुद के हिसाब से, खुद के दिमाग से आप उसको जांचो परखो और उसमें ही आगे बढ़ने का ट्राई करो। तो मैंने किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मैंने 3 प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन नहीं की थी, मैंने खाली बीएसई प्लेटफॉर्म ही देखा। बीएसई प्लेटफॉर्म में अंदर उतरता गया
तो करीबन मैं 2016 से BSE प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर Lovely. मैं ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे क्लाइंट अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट जैसे जैसे टाइम आता गया ऐसे मैं क्लाइंट को एक्सप्लेन करता गया कि भाई समय के हिसाब से आपको ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब आपका जो आने जाने का टाइम है उसमें डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम हो सकता है, सिग्नेचर डिफर का टाइम हो सकता है, इजीली रिडेम्पशन इसमें मिल सकता है, Yes. Yes. इजीली परचेज हो सकता है, तो टाइम शुड नॉट बी द कंस्ट्रेंट इन दिस हेक्टिक वर्ल्ड। तो वो हिसाब से जैसे ही मैंने BSE शुरू किया तो उसकी एडेप्टेबिलिटी है वो काफी बढ़ गई, और आज मैं करीबन 100% क्लाइंट को अभी BSE के ऑनलाइन मॉड्यूल में मैंने एडॉप्ट कर लिया है। तो अभी सारे क्लाइंट को ये कोविड के टाइम में तो अच्छा लग ही रहा है, बट स्मूथली अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। जो जो क्लाइंट को रिडम्पशन चाहिए, जो क्लाइंट को परचेज चाहिए, काफी क्लाइंट ने अभी रिसेंट कोविड के टाइम में मेरे से SIP भी ओपन करवाई, तो इसीलिए एडवांटेज मिला। अगर कोविड होता और मैं ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि करंट अपॉर्चुनिटी को मैं एनकैश नहीं कर पाता। So totally agree with you sir। यही फीडबैक हम लोग भी जब अपने वेबिनार या मीट कर रहे हैं सबसे यही फीडबैक आ रहा है। द डिफरेंस इज दैट वो एडवाइजर आज फ्यूचर रेडी लग रहे हैं, उनके वो अपने क्लाइंट के लिए बिल्कुल सामने तैयार खड़े कि आपके लिए चाहे कोविड होता है या नहीं होता है, रीच फाइनेंशियल इज अवेलेबल। एंड यही एक बहुत बड़ा कंफर्ट होता है इन्वेस्टर के लिए कि मुझे जब चाहिए मेरे साथ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इंटरमीडियरी है, जो मेरे साथ जो मेरे को पैसा संभालते हैं, वो अवेलेबल है इमीडिएटली एट दैट पॉइंट। करेक्ट। दिस इज अ लवली वे एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग विच सारे एडवाइजर्स इस वक्त कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर highlighting that thing during this conversation, because that was probably the biggest takeaway which all advisors are saying in this special situation which we are in. So Vyag sir, we wish you all the best. Thank you so much for doing this. We have benefited a lot from this association with you, with ma'am, with Reach Financial. We can only wish you all the best, and we hope we both grow together, and you continue doing this splendid work which you're doing for your clients, and we also be a part of that journey. So thank you so much for being a part of the Big Leap. Thank you viewers for hearing us out and hearing this lovely story from Mr. Parekh, and we look forward to present you more such successful stories in the future. Thank you and take care. Thank you Mirae Asset Mutual Fund. Thank you. Thank you sir. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.